चलिए आज बात करते हैं एक वायरल एनालिसिस की। एक ऐसी एनालिसिस जो ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर 2 की एक एक परत को खोलकर रख देती है। सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक फिल्म है या फिर कुछ और। इस एनालिसिस की शुरुआत ही एक बहुत बड़े और कह सकते हैं कि एक बोल्ड क्लेम से होती है। दावा यह है कि यह फिल्म दरअसल एंटरटेनमेंट है ही नहीं, बल्कि यह बीजेपी का सबसे महंगा इलेक्शन एड है। अब यह आरोप काफी सीरियस है, तो चलिए देखते हैं कि इस दावे के पीछे तर्क क्या दिए गए हैं। अच्छा, तो इस पूरे आर्ग्यूमेंट को समझने के लिए हम इस एनालिसिस को 5 हिस्सों में तोड़कर देखेंगे। सबसे पहले, फिल्म को पॉलिटिकल एड क्यों कहा जा रहा है। फिर इसमें कौन सी प्रोपेगेंडा टेक्निक्स इस्तेमाल हुई हैं। इसके बाद जो दावे किए गए उनकी सच्चाई क्या है, कहानी में क्या क्या छिपाया गया है, और आखिर में इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, मतलब देखने वालों पर इसका क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहले इसी सवाल पर आते हैं, आखिर एक पूरी फीचर फिल्म को पॉलिटिकल विज्ञापन क्यों कहा जा रहा है। मतलब ये कोई छोटा मोटा टीवी कमर्शियल तो है नहीं। देखिए, एनालिसिस का तर्क कुछ इस तरह से है कि फिल्म को बाहर से पॉलिटिकल सपोर्ट मिला है और इसका जो डिस्क्लेमर है ना, उसका इस्तेमाल लोगों की सोच को बदलने के लिए किया गया है। सोचिए, जब नेता खुद कहें कि फिल्म देखो और वोट दो, जब पार्टी के ऑफिशियल पेज फिल्म के गाने यूज करने लगे, तो बात सिर्फ एंटरटेनमेंट की तो नहीं रह जाती है ना। और ऊपर से ये टैग इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स, ये एक तरह से कहानी में फिक्शन मिलाने का लाइसेंस दे देता है। फिर सच क्या है और झूठ क्या, इसका फर्क करना ही मुश्किल हो जाता है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि सोर्स के मुताबिक फिल्म में कौन सी प्रोपेगेंडा टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि सीधी सी बात है, एक अच्छा एड सिर्फ प्रोडक्ट नहीं दिखाता, वो लोगों की सोच पर असर डालता है। तो पहली टेक्निक है इमोशनल प्राइमिंग। एनालिसिस के हिसाब से फिल्म की शुरुआत में ही एक बहुत इमोशनल सीन है, जिसका मेन कहानी से कोई सीधा कनेक्शन नहीं है, लेकिन वो सीन दर्शकों को दिमागी तौर पर तैयार कर देता है ताकि वो फिल्म के आगे के मैसेज को आसानी से एक्सेप्ट कर लें। मतलब एक तरह से माहौल सेट कर दिया जाता है। और इस कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल आइडिया को समझाने के लिए एक बड़ा ही सिंपल सा उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए किसी को पहले एक तीखी मिर्च खिला दी जाए, तो उसके बाद कोई भी मीठी चीज देंगे ना, तो वो और भी ज्यादा अच्छी लगेगी। बिल्कुल वैसे ही एक बहुत ही इंटेंस इमोशनल सीन के बाद ऑडियंस फिल्म की मेन कहानी को बिना ज्यादा सवाल जवाब किए मानने के लिए तैयार हो जाती है। अच्छा, अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक है, वो है फिल्म के विलेन से ही हीरो की तारीफ करवाना। लेकिन ये तारीफ सीधी सीधी नहीं है, बल्कि घुमा फिरा कर है, जैसे ये दिखाना कि विलेन भी हीरो से डरता है। तो एनालिसिस का तर्क ये है कि जब विलेन यानी कि दुश्मन हीरो की ताकत को मानता है, तो ऑडियंस के दिमाग में हीरो की इमेज और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि दुश्मन के मुंह से निकली बात ज्यादा भरोसेमंद लगती है ना। तो ये एनालिसिस सिर्फ टेक्निक्स की बात करके नहीं रुकता, इसके बाद वो फिल्म में किए गए दावों को फैक्ट चेक भी करता है। मतलब उनकी तुलना असली डेटा से की जाती है। कह सकते हैं कि एड जिस प्रोडक्ट को बेच रहा है, ये उसका एक तरह का क्वालिटी चेक है। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉरेन फंडिंग के दावे की। फिल्म की कहानी बताती है कि फंडिंग एक खास तरफ से आ रही थी, लेकिन सोर्स में जिन रिपोर्ट्स का जिक्र है वो एक बिल्कुल ही अलग कहानी बताती हैं। उनके हिसाब से तो पैसे का फ्लो दूसरी ही तरफ था। इसके बाद नंबर आता है नोटबंदी का, जो कि भारत के सबसे विवादित फैसलों में से एक रहा है। फिल्म में इसे कैसे दिखाया गया है, एक मास्टर स्ट्रोक की तरह, जो काले धन और नकली नोटों पर एक बड़ा हमला था, और दावा यह था कि इससे 60,000 करोड़ की फेक करेंसी खत्म हो जाएगी। लेकिन असलियत क्या थी? एनालिसिस के मुताबिक उस साल आरबीआई को सिर्फ और सिर्फ 43 करोड़ रुपए की नकली करेंसी मिली थी। सोचिए, कहां 60,000 करोड़ का दावा और कहां 43 करोड़ की असलियत। ये तो जमीन आसमान का फर्क हो गया। तो यहां साफ दिखता है कि फिल्म में जो एक हीरोइक पिक्चर दिखाई गई है और जो असली आंकड़े हैं, उनमें बहुत बड़ा गैप है। इन आंकड़ों में इकोनॉमी को हुआ नुकसान और लोगों को हुई परेशानियां भी शामिल हैं। एनालिसिस के मुताबिक लगभग सारा का सारा पैसा तो सिस्टम में वापस ही आ गया था, जिससे काले धन को खत्म करने वाला दावा काफी कमजोर पड़ जाता है। अब एनालिसिस एक और जरूरी बात कहता है कि जो दिखाया गया है उससे भी ज्यादा जरूरी वो है जो नहीं दिखाया गया, जो छिपा लिया गया। सीधी सी बात है, कोई भी विज्ञापन अपने प्रोडक्ट की सिर्फ अच्छी बातें ही तो बताता है। ये टाइमलाइन कुछ ऐसी ही बड़ी घटनाओं की तरफ इशारा करती है जिनका जिक्र फिल्म में जानबूझकर नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि शायद ये घटनाएं फिल्म के नैरेटिव पर, उसकी कहानी पर सवाल खड़े कर देती।
एनालिसिस का तर्क है कि इन चीज़ों को इग्नोर करना कहानी को एक खास तरफ मोड़ने की कोशिश है, जो कि पूरी सच्चाई नहीं है। और आखिर में एनालिसिस इस बात पर आता है कि इन सब टेक्निक्स का, इस पूरी कहानी का देखने वालों पर साइकोलॉजिकल असर क्या होता है, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म देखने का एक्सपीरियंस नहीं है, बात उससे कहीं ज्यादा गहरी है। एनालिसिस के मुताबिक फिल्म का जो अल्टीमेट गोल है वो है गैसलाइटिंग। ये एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब है किसी को उसकी अपनी यादों पर, अपने ही एक्सपीरियंस पर शक करने के लिए मजबूर कर देना। मतलब फिल्म हाल की घटनाओं को, 2016 से 2023 के बीच की घटनाओं को ऐसे पेश करती है कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाएं कि अरे, जो हमने अपनी आंखों से देखा था या जो हमने महसूस किया, क्या वो सच भी था? जैसे नोटबंदी की लंबी लंबी लाइनें या किसी घटना की असलियत। फिल्म एक तरह से ये कह रही है कि आपकी याददाश्त गलत है, असली सच तो वो है जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो आखिर में ये पूरा का पूरा एनालिसिस एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़कर जाता है। सवाल ये है कि क्या एक डेमोक्रेसी में, एक लोकतंत्र में सच और झूठ को मिलाकर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट करना और दूसरी को देश विरोधी बताना, क्या ये सही है? और जब सिनेमा का इस्तेमाल इस तरह से होने लगे तो इसका हमारी डेमोक्रेसी पर क्या असर पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।